जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज है अपना 12 तारीख का 12 सितंबर, फर्स्ट शिफ्ट CGL 2024। डे बाय डे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपन और एग्जाम तक ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम और बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। मतलब एक सेट में जितने आ रहे हैं उतने तो कर ही रहे हैं ना, इसके अलावा और भी बढ़ा देंगे। और जितनी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं उनके अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन बन के आ गया है वापस से। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है SSC में, वापस वापस चीजें वही पूछता है। कभी इसमें कुछ पूछ लिया तो इसमें कुछ पूछ लेगा। तो एक चीज के बारे में अपन, अगर आज इनके बारे में अपन जान रहे हैं, कल इनके बारे में जाना था तो पूरा एक बार में जान लिया, ताकि कल को और कुछ पूछा जाए तो अपन उसका आंसर कर सकें। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इनको। और इसकी स्थापना 1952 में होती है। किसकी? संगीत नाटक अकादमी की। हेडक्वार्टर है, मतलब जो इसका जो संस्था का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। ये भी इस पे बात कर चुके हैं अपन। 1992 में इनको मिला पद्म भूषण। 2000 में इनको मिला पद्म विभूषण। और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई। डेट बेसिक ना याद रखे लेकिन ईयर तो याद रख ले, 1938 में। और कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था, आज का प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अभी अभी कुंभ का मेला समाप्त हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अपना ये वाला। नेक्स्ट था MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में। थोड़ा सा कल भी जाना था इनके बारे में, आज थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। पहली बात तो एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की गायिका है। कर्नाटक संगीत की गायिका है, ठीक है। संगीतज्ञ भी हैं। और कर्नाटक शैली है ना, कर्नाटक शैली है, इसको पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में प्रचलित बनाया है इन्होंने, लोकप्रिय बनाया, सॉरी, लोकप्रिय बनाया है। किसने? MS सुब्बुलक्ष्मी ने। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है, गायिका है। भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट महिला गायिका है। ये क्वेश्चन पूछेगा ना, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला गायिका कौन है, तो पहला ऑप्शन मिलेगा लता मंगेशकर। वो नहीं करना है, वो दूसरी है। पहली है MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। रविशंकर, पंडित रविशंकर, इनके बारे में ऑप्शन में दिया हुआ था। ये थे सितार वादक, सितार वादक।
और सितार सम्राट भी बोलते हैं इनको। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 में। पंडित रविशंकर, सितार वादक, सितार सम्राट, 7 अप्रैल 1920 में। और इन्होंने भी पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न और ग्रैमी अवार्ड जीत रखे हैं। पहली बात तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये ओनली इंडिया का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर है संगीत का अवार्ड। कई बार यही पूछ लेगा कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का है, तो वो संगीत का है। 1 सेकंड रुकना भाई। और इसके अलावा सॉरी इनके अलावा इनको मिला पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न। ये अवार्ड ये जीत चुके हैं। अब पद्म विभूषण मिला इनको 1981 में और पद्म भूषण मिला 1967 में और भारत रत्न मिला 1999 में। इस बार इनके बारे में कुछ पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे भैया। नेक्स्ट था अपना एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका मूल नाम था करीम खान। तो क्या पता इस नाम से पूछ ले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मूल नाम करीम खान। ये थे शहनाई वादक। बांसुरी शहनाई दोनों में अंतर है। शहनाई वादक थे, सादे बजती है शहनाई, है ना। तो इनकी उपलब्धियां क्या है। 1961 में पद्मश्री, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इनके बारे में एसएससी में, तो इन सब के बारे में तो जरूर याद रखना। 1968 में पद्म भूषण, 1980 में विभूषण और सन 2001 में भारत रत्न। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बनती है कि 2001 में एक और कैंडिडेट है जिसको मिला था, बताओ जरा कौन है, कमेंट करो। तो वो है लता मंगेशकर। इनको भी 2001 में कौन सा प्राइज मिला, भारत रत्न। अब 2001 के साथ दो याद रखेंगे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और एक लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न। ठीक है। नेक्स्ट था अपना इकोनॉमिक्स का शुद्ध निवेश, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। शुद्ध निवेश ये क्या होता है, वो होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ये होता है, बस इतना ही क्वेश्चन था। सकल निवेश का मतलब क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के
उत्पादन पर किया गया कुल खर्च, वस्तु व सेवाएं के उत्पादन पर किया गया खर्चा, टोटल खर्चा, कुल खर्च, उसको बोलते हैं अपन सकल निवेश। मूल्य ह्रास ये क्या होता है, इसके बारे में तो जानते होंगे सब। मतलब कि कोई आदमी कार लाता है, मान लो 5 लाख रुपए की, है ना। अगले साल उसके मूल्य में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि उसने चलाई भी है, कुछ रिपेयर भी कराया होगा, कहीं कुछ टच भी कर दी होगी, एक्सीडेंट भी हल्का फुल्का हो गया होगा, टायर भी घिस गए, है ना, कुछ मेंटेनेंस भी करवाया होगा, तो उसके मूल्य में तो कमी आई है ना, उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, एसएससी में ज्यादातर इनके बारे में पूछता है, वर्ड दे देगा इसका मतलब क्या है, बस इतना ही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। पूंजी निवेश, अब ये क्या है, ये भी टर्मिनोलॉजी है। ये क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ था। पूंजी निवेश का मतलब क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो धन, वह धन, वो धन या वो पैसा जिसका यूज है ना, अपन कोई जमीन खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, मशीनरी खरीद लें कुछ, या कोई बिल्डिंग बना दें, इमारत बना दें, है ना, या अन्य कोई अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति खरीद लें। ठीक है। और इन सब के खरीदने में जो धन यूज में लेते हैं ना, उस धन को बोलते हैं पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। तो धीरे धीरे करके एक एक टर्मिनोलॉजी जानते हुए इकोनॉमिक्स के आगे बढ़ो, और इकोनॉमिक्स के जितने वर्ड हैं उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे यूज में आते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं अपन। चलो, अगला क्वेश्चन था आईसीसी विश्व कप के बारे में, शायद 3-4 दिन पहले भी ये आया था, अब वापस रिपीट कर गया, देख लो। ध्यान में रखें इन चीजों को, कि मान लो अब 2025 की एग्जाम जब भी शुरू होगी, अगर आपका जो एग्जाम है वो 4-5 दिन, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के 5-6 दिन बाद में आपका नंबर आता है, तो 4-5 दिन में जितने जीके के क्वेश्चन आए उनको सारे वो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उनके बारे में आगे आने वाले शिफ्ट में आएंगे। क्योंकि ऐसा करता है, जैसे 2024 में जिस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जैसे लता मंगेशकर के बारे में पूछा है, तो आने वाले शिफ्टों में उनके बारे में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके बारे में पूरा जान लें, है ना। और जैसे अभी हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में अपन पढ़ा, 2 दिन में लगातार इनके बारे में आ गया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आ गया, है ना, लगातार आ गया, आईसीसी विश्व कप के बारे में लगातार आ गया, है ना। तो ऐसे आता जाएगा आगे भी, तो उसको तैयार कर लें पहले से, अगर आपका एग्जाम शुरू होने के 3-4 दिन बाद में आता है तो। और पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए तो बात अलग है, उसका तो फिर कहा नहीं जा सकता। तो आईसीसी विश्व कप भारत ने पहली बार कब जीता, वो जीता 1983 में। इस टाइम कैप्टन कौन थे, वो थे कपिल देव, कपिल देव। ठीक है। किसको हराकर जीता, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता। किसने जीता, भारत ने, इंडिया जीत गया। और ये तीसरा संस्करण था, मतलब जो 1983 में जो विश्व कप हुआ वो थर्ड था, जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ उसका तीसरा संस्करण था, 1983 वाला। ठीक है। और ये मैच कब हुआ, 25 जून को हुआ, 1983 को, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में ये मैच खेला गया। विश्व कप 1983 में पहली बार भारत जीता, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता, और तीसरा संस्करण था ये विश्व कप का। 25 जून को खेला गया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। एक सेकंड रुकना भैया।
चलो। और ये एक चीज और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, जो कपिल देव थे ना, ये बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, और दाएं हाथ के। राइट। ठीक है। अब यार इनकी एक बायोग्राफी थी और इन पर मूवी बनी है। वो बायोग्राफी का और बता देता मैं, मुझे मिल नहीं रहा गूगल पे। चलो फिर कभी देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था कथकली। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है। 7 के बारे में बताया था शायद 2 या 3 दिन पहले, 8वां मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, जो सत्रिया है। ठीक है। अब देख लो, जो क्लासिकल डांस के बारे में 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं और आगे भी आए जा रहे हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो सारों के बारे में नाम और उनका जो कहाँ का है वो जान चुके हैं अपन, तो बार बार में नहीं जानेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। तो कथकली केरल का है। इसमें रामायण व महाभारत, रामायण और महाभारत के छोटे छोटे पार्ट के दृश्य दिखाए जाते हैं इस डांस के थ्रू। ठीक है। और कथकली में जो संगीत यूज में लिया जाता है ना, वो है सोपानम बोलते हैं उसको। क्या पता ये भी पूछ लेता है, सोपानम संगीत कहा जाता है उसको। ठीक है। और इसे मलयालम भाषा में गाया जाता है। केरल की जो भाषा है ना, मलयालम, उसमें गाया जाता है इस संगीत को, और ये संगीत कथकली में यूज में होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, भारत की सबसे पुरानी लौह और इस्पात कंपनी। भारत की सबसे पुरानी लौह व इस्पात कंपनी, स्टील कंपनी, और वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 1907 में दो रा जी दोराबजी टाटा के द्वारा। भारत की सबसे पुरानी स्टील की कंपनी। एक क्वेश्चन था, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, और इसे कैलाश नाथ भी कहते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर। सबसे पहली बात तो ये कहाँ है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं है ना, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलोरा केव, उन्हीं के अंदर ये स्थित है। कौन सा? एलोरा का कैलाश मंदिर। और ऐसा बोला जाता है कि एक पहाड़ी या चट्टान को काट के बनाया गया है। काट के इसे बनाया गया, मतलब मान लो कि ये पहाड़ था, है ना, इसको काट काट के मंदिर की शेप में बना दिया। ठीक है। गजब कलाकारी दिखाई भैया। अब क्वेश्चन ये था
कि इसको कौन से वंश के कौन से राजा ने बनाया, तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट तो था उनका वंश, और राजा का नाम था कृष्ण फर्स्ट। ये राजा, ये वंश 8वीं शताब्दी में एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे, चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेमिस फेस्टिवल। हे मिस, ये देखना भैया, हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। बौद्ध समारोह में से एक है। बुद्ध धर्म के जो समारोह होते हैं ना, उनमें से एक है, उसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के तिब्बती कैलेंडर होता है ना, उसका जो 5वां महीना है और उसके 10वें दिन मनाया जाता है, और 2 दिवस का है, 2 डेज का फेस्टिवल है। ठीक है। और अपने यहाँ जो कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी वाला, हाँ, उसके जून जुलाई में आता है। जून जुलाई में आता है ये वाला हेमिस उत्सव। लद्दाख का है, बौद्ध समारोह में से एक है, तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन और 2 दिन का फेस्टिवल है। और चाम नृत्य, अब ये भी पूछ लेगा ये भी कहाँ का है, ये भी लद्दाख का है। चाम नृत्य किया जाता है इसी उत्सव में, जब हेमिस उत्सव बनाया जाता है तो इसमें चाम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक, झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक है तो मतलब बनाई हुई होगी, तो किसी न किसी नदी के पास में बनाई हुई होगी। तो उस झील का नाम है भोपाल झील। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इस झील के 2 पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ऊपरी झील है, इसको बोलते हैं भोजताल। एक निचली है, नीचे वाली, इसको बोलते हैं छोटा तालाब। इसको मिलाकर बनती है तो ये बड़ी झील होगी, एशिया की सबसे बड़ी झील, वो भी आर्टिफिशियल। और ये दोनों मिलकर भोज वेटलैंड बनाते हैं। जो क्या हुआ है, वेटलैंड का मतलब ये हुआ है रामसर साइट। अब करो फिर से रिलेट। भोज वेटलैंड पढ़ाई थी मध्य प्रदेश में, जब अपन ने रामसर साइट पढ़ी थी तब। तो आज इस चीज से रिलेट करो भैया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जाकिर हुसैन। तो सबसे पहली बात तो ये थे तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। 1988 में इनको मिलता है पद्मश्री।
1990 में इनको मिलता है संगीत नाटक अकादमी नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1952 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसकी एक खंड इकाई है जिसको बोलते हैं अपन जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी बोलते हैं अपन, जो किसकी संगीत नाटक अकादमी की खंड इकाई है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1954 में, दोनों याद रखेंगे। और ये वाला अवार्ड इनको 1990 में मिला, 88 में पद्मश्री मिला। ठीक है, और सन 2002 में इनको पद्म भूषण मिला, ध्यान रखेंगे। ये वाली चीज 3-4 बार हो चुकी है, बार बार नहीं होगी, एकदम से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय की एक श्रेणी है, पर्वत की, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो कश्मीर के क्षेत्र में आती है, जो मतलब कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा और जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है भारत का हिस्सा, उस एरिया में आती है कश्मीर के वाले में। ठीक है, अब ये पूछा था ऑप्शन में कि कौन सा ऐसी पर्वत है या फिर पर्वत की श्रेणी है जो पूर्वी हिमालय में नहीं आती है, तो पूर्वी हिमालय में पीर पंजाल नहीं आती है, तो इसका मतलब पूर्वी हिमालय में और कुछ आता है जो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो क्या था? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, पर्वतमाला। उसमें एक थी पटकाई पहाड़ियां, ये है इंडिया और बर्मा म्यांमार से बॉर्डर बनाती है। ठीक है, दूसरी थी नागा पहाड़ियां, हिमालय की हैं, जो लास्ट में जब भारत ऐसे ऐसे नीचे उतरता है ना, इधर म्यांमार है इधर इंडिया है, तो यहाँ म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये भी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है नागा पहाड़ियां भी, पटकाई भी और नागा भी। और मणिपुर की पहाड़ियां भी हैं और मिजोरम की पहाड़ियां भी हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां जो हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है, पूर्वी हिमालय का। ठीक है, नेक्स्ट था भारत ने ओलंपिक में हॉकी की शुरुआत, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन ओलंपिक में हॉकी की शुरुआत कर दी थी भारत ने 1928 में। मतलब हॉकी जो गेम था उसको ओलंपिक में खेलने लग गए थे 1928 में। और पहली बार जब भारत की हॉकी टीम 1928 में ओलंपिक में पहुंची, तो फर्स्ट टाइम ही, पहली बार में ही फाइनल तक पहुंच गई पहली बात तो, और फाइनल में नीदरलैंड को हराकर और गोल्ड जीता था भैया। किसने? इंडिया की हॉकी टीम ने। कब? 1928 में, और 1928 में ही ओलंपिक में शामिल हो गई थी। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद में भारत का ऐसा दबदबा बना हॉकी का ओलंपिक में कि भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड जीते भैया। अब आप बोल रहे हो कि यार लगातार बोल रहा है, 1956 तक बोल रहा है, 28 से शुरुआत कर दी थी। तो देखो यार, ओलंपिक होते हैं 4 साल में एक बार, तो देखो 1928 में इंडिया ने डेब्यू किया
ओलंपिक में हॉकी की टीम ने। तो 28 में जीत लिया, 28 के 4 साल बाद में 1932 में जीत लिया, फिर 36 में, फिर 40 में, फिर 44, 48, फिर 52 और 56। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो आप बोलोगे यार ये तो 8 हो गई, नहीं तो बोल रहा है कि 6 बार जीते हैं। तो भैया 40 और 44 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसलिए ओलंपिक हुए ही नहीं। तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडिया ने 1928 में इंडिया की हॉकी टीम ने ओलंपिक में डेब्यू किया और पहली बार में फाइनल तक पहुंची, नीदरलैंड को हराया और गोल्ड जीत लिया। ठीक है। उसके बाद में 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड जीते, उसमें 28 में जीत लिया, 32 में जीत लिया, 36 में जीत लिया। 40 और 44 के ओलंपिक हुए नहीं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद में 48 में, 52 में, 56 में लगातार 6 बार गोल्ड जीता इंडिया की हॉकी टीम ने ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी का एक क्वेश्चन आया था, FD4 फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहा हूँ मैं, मौलिक कर्तव्य। तो पहली बात तो पार्ट 4A में, भाग 4A में है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया था। और जोड़े कितने गए थे भैया? 10 ही जोड़े गए थे। और फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये रूस के संविधान से अपन ने लिए थे। और स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य आए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटी रशिया के संविधान से पार्ट 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद था 51A में, 51A में जोड़े गए थे। और ये गैर न्यायिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे मौलिक कर्तव्य की सरकारी संपत्ति की रक्षा करेंगे, आप रक्षा नहीं करेंगे तो आपको न्यायालय नहीं ले जा सकता कि तुमने रक्षा क्यों नहीं की, है ना। तो ये गैर न्यायिक है इनकी प्रकृति। और एक बात और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 2002 सॉरी 12 नहीं 2002 में जोड़ा गया। देखो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, पार्ट 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रशिया के संविधान से लिए गए हैं। 51 आर्टिकल 51A में जोड़े गए हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान में रखेंगे इसके बारे में सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था PM जन धन योजना। अब देखो यार, कोई बोल रहा है कि SSC ने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, ये साले कहाँ करंट अफेयर होगी जब ये जन धन योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करी थी 15 अगस्त 2014 को। आते ही पहले ये काम किया था उन्होंने। अब ये कहाँ से करंट अफेयर होगी बताओ जरा। चलो इसके बारे में जानते हैं। जन धन योजना का मतलब क्या है? वित्तीय समावेशन की योजना है, वित्तीय समावेशन की योजना है जन धन योजना। अब इसमें क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? इसमें जीरो बैलेंस, सीधा लिखो ना यार, जीरो बैलेंस का सेविंग एंड करंट अकाउंट खुलवाए गए कि इस घर में सभी का अकाउंट होना चाहिए,
कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बैंक में अकाउंट नहीं हो। तो सबके खाते खुलवा दे भी आते ही मोदी जी ने। ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी घरों को बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए और उनको जोड़ना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कोई भी लाभ हर एक उस इंसान तक पहुंचे बिना किसी मीडिएटर के। पहले क्या है कि जैसे 60-70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलती थी, अब पहले मिलती थी अभी मिलती थी, लेकिन बीच में खा जाते थे बहुत सारे लोग। अब पेंशन सबके अकाउंट खुलवा दिए तो पेंशन जैसे ही वहां से मोदी जी बटन दबाते हैं पेंशन के लिए, और वो डायरेक्ट जिन जिन के अकाउंट में 700-900 जितनी जानी होती है वो सीधी उनके अकाउंट में पहुंच जाती है हर महीने की हर महीने। और इसकी एक लाइन थी, क्या बोलते हैं उसको, कोट बोलते हैं, क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी भी ये योजना थी। क्यों थी, क्या थी, इसमें क्या था, आगे हुई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। वित्तीय सेवाओं का मतलब यहाँ पे यही था, देखो कि ना कोई बुनियादी कोई आदमी बचत कर सके, अकाउंट में अपनी सेविंग कर सके, पैसे जमा करवा सके, निकाल सके, अकाउंट के बारे में उसको नॉलेज हो, लोन ले सके और इंश्योरेंस करवा सके। और इसमें जब जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था तब 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी दी गई थी, और लोन ले सके, और किफायती तरीके से, ज्यादा महंगा नहीं हो के हर एक चीज तक अपनी पहुंच बना सके। इसका ये उद्देश्य था और अच्छी भी थी ये योजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट था, आर्टिकल दिए गए थे संविधान के 61 में, प्रेसिडेंट पर महाभियोग। ठीक है। 62 में सीक्वेंस से दिए गए थे, प्रेसिडेंट का जब पद खाली हो जाए, मर जाए या फिर त्याग पत्र दे दे या महाभियोग से हटा दिया जाए, तो उनका उसका चुनाव करवाने की जो समय सीमा है ना, 6 महीने के अंदर करवाना है, तो वो 62 में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा फिर 63 के अंदर, 63 में भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा होगा ये क्वेश्चन था एक्चुअली में, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 63 में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इसके अबाउट अपन और जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब एक था 65 ऑप्शन में, 65 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या अन्य कोई भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाए तो उस पर कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। ठीक है। और जब तक उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन, भत्ते, सैलरी, सुख सुविधाएं सारी राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 65 में लिखी हुई है भैया। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।